तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन रहेगा आज के लेक्चर में। तो बढ़िया से आप समझिएगा, सारी चीज़ों को देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी उनका जानते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कि पहली बार हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले जैसे कि कॉन्स्टेंट्स हमने आपको बता रखा है गैस, कॉन्स्टेंट्स आपके पास क्या होते हैं, आप इसका जनरल जो डेफिनेशन होता है वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स देखेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं, जो भी टाइप्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है गैस। ठीक है, तो इसीलिए इन सबको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करी जाए गैस यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हमने इसके बारे में क्या जाना है। हमारे पास जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं गैस, एक तरीके से जो भी आपके पास सिस्टम है उसका जो मोशन होता है ना गैस, उस पे एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं ना। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास एक तरीके से कंडीशन होती है जो कि आपका मोशन ऑफ द सिस्टम जो चल रहा है ना गैस, उसी को रिस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा होता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि आर्बिट्ररली मूव करना चाहती है तो वो उसको आर्बिट्ररली मूव नहीं करने देता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करता है, लगा देता है यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कांस्टेंट इन द फिजिकल कंडीशन इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम कैन नॉट बी विच कैन नॉट बी ब्रोकन ड्यूरिंग द मोशन। आप ये भी बोल सकते हैं गैस कि हमारे पास जो भी एक कांस्टेंट है वो एक फिजिकल कंडीशन भी हो सकती है गैस, जो कि आप जब भी मोशन के दौरान अगर बात करी जाए तो वहां पे आप इसको हटा नहीं सकते। मतलब जब भी आप मोशन में होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, तो उसी को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट को हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई कांस्टेंट अगर किसी भी सिस्टम पे अप्लाई हो जाता है, जो भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम रहा करते हैं उनको ही लिमिट करने का काम कर देता है। मतलब कि मान लीजिए आपके पास 7 अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, डायमेंशंस थे आपके पास मूवमेंट करने के लिए, तो जैसे ही मैं कांस्टेंट्स अप्लाई करूंगा तो कुछ वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद कुछ आपने रास्ते समझिए कि बंद कर दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा गाइस वहां पे, अब वहां पे जो भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उसमें कुछ कमी आ जाएगी, हमने उसको लिमिटेड करने की कोशिश करिएगा इस वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट्स करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। वैसे तो जनरली जो हम कांस्टेंट्स पढ़ते हैं वो बेसिकली हम 6 टाइप के पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी 6 टाइप आपके 3-3 के कंबाइंड वर्जन में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आपके पास होता है रेनॉमिक हो जाता है, सेलरेनॉमिक हो जाता है। तो ये एक कैटेगरी में मान लीजिए आपके पास आते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज इनमें सेम होती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बस देखने को मिलता है। फिर आपका जो सेकंड है आपका होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं। एंड थर्ड आपके पास कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये जो ऊपर के 4 जो दिख रहे हैं आपको, रेनॉमिक, सेलरेनॉमिक एंड होलोनॉमिक और नॉन होलोनॉमिक, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। ये सब चीजें हमारी बहुत बेसिक चीजें होती हैं, हम जानते ही हैं इसके बारे में। तो ठीक है, तो ये है आपके पास। सबसे पहले काम करते हैं जो आपका होलोनॉमिक वाला कांस्टेंट है उसको आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हम बात करते हैं ना गैस, हमारे पास जो होलोनॉमिक कांस्टेंट्स होते हैं ये एक तरीके से ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जो कि हम जब इनको एक्सप्रेस करने की बात करते हैं एक तरीके से एक इक्वेशन के तौर पे इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं गैस यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी इनको एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ेगी तो वो किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे गैस, जैसे कि कनेक्टिंग द कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। मतलब कि जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो आपका एक तरह से डिस्टेंस बोल सकते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, और फिर आपका टाइम के साथ इसको आप कनेक्ट करके काम चला सकते हैं। ठीक है ना, जब भी आप इक्वेशन बनाने जाएंगे तो इक्वेशन जो होगा इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड कर रहा होगा, जैसे कि एक आपका कोऑर्डिनेट हो जाता है और एक आपका टाइम हो जाता है। तो जो भी आपके पास ऐसा फॉर्मेट अगर वो होल्ड करता है, मतलब जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स है जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, होलोनॉमिक कांस्टेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी होलोनॉमिक कांस्टेंट्स है आप देख सकते हैं, जो भी आपका फंक्शन है यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट, मतलब कि R1 R2 Rn, और आपका एक तरह से कोऑर्डिनेट इसको बोल सकते हैं। फिर आपके पास जो टाइम होता है, ठीक है, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट एंड टाइम पे ये आपका डिपेंड कर रहा है फंक्शन, एंड इक्वल टू 0 गाइस आपके पास हो रहा है। ठीक है, ये जो आपके पास कांस्टेंट्स होते हैं इसको हम होलोनॉमिक कांस्टेंट्स बोल सकते हैं, जो कि इस तरीके से एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर बात करी जाएगा जो भी हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं, ये वाले जो होलोनॉमिक कांस्टेंट्स होते हैं इनको हम इंटीग्रेबल कांस्टेंट्स भी बोल सकते हैं अगर चाहें तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास होलोनॉमिक को इंटीग्रेबल कांस्टेंट्स भी बोला जाता है, ये भी एक तरीके से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ये आपके कांस्टेंट्स होते हैं इनको चाहो तो आप अपना जो फंक्शन था
इसको आप अपना जो यूलर फॉर्म है उसके तरीके से भी चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि समेशन ओवर आई डेल एफ अपॉन में डेल आर आई डी आर आई इज इक्वल टू 0 आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं इसको गैस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें जो भी आपका होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाता है ना गैस, अगर कोई भी मैं एक रिजिड बॉडी लेता हूं तो जो आपके पास दो पार्टिकल्स अगर आप लेके चल रहे हो उस बॉडी का, ठीक है, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होती है वो एक तरीके से मोशन के दौरान कांस्टेंट होती है गैस, ठीक है। हमारे पास एक रिजिड बॉडी लेना है, जो बॉडी है आपके पास उसमें दो पार्टिकल्स आप ले लीजिए और मोशन के दौरान उसमें आप थोड़ा सा वहां पे एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। तो जब आपका जो दोनों पार्टिकल्स थे मोशन के दौरान उनमें जो भी सेपरेशन था, जो भी डिस्टेंस था गाइस, वो आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपको होलोनोमिक कांस्टेंट्स के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। अगर हम इनका जो भी सेपरेशन है गाइस आप देख सकते हैं आर आई माइनस आर जे, जो भी इसका डिफरेंस हम कर रहे हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई जे होल स्क्वायर यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। ये जो सी आई जे है ये दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। जो भी आपके बॉडी में जो दो पार्टिकल्स आपके पास दिख रहे हैं ये उनका सेपरेशन वहां पे हो जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर वायर ले लीजिए, सर्कुलर वायर जो आपके पास है उसका भी रेडियस ए आप ले सकते हैं चाहो तो, और उसको आप एक्स वाई प्लेन में बात करिएगा, ठीक है। तो अगर वहां पे एक बीट जो आपके पास अगर उस पर स्लाइड कर रही है तो वो भी आपका एक होलोनोमिक कांस्टेंट्स के अंतर्गत वो आपकी आती है, जिसको कि हम चाहें तो ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो आपका क्या हो जाता है गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपके पास ये हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म हो जाता है, हम इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हो जाता है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स, ठीक है। तो जो आपने अभी होलोनोमिक के लिए पढ़ा है अभी आप उसको जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, ठीक है। हमारे पास अभी जो फंक्शन आपको मैंने बताया था कि जो आपका फंक्शन था एफ वो आपका R1 R2 Rm तक मान लीजिए t, तो कोऑर्डिनेट और टाइम पे वो आपका डिपेंड करे तो उसका वो फंक्शन था एंड इक्वल टू 0 हो रहा था गाइस, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं नॉन होलोनोमिक में जाता हूं तो ये चीज अब 0 नहीं होगी, ठीक है। और आप जैसे होलोनोमिक जो कांस्टेंट थे इसमें जो आपका कांस्टेंट था इसको हम इंटीग्रेबल कांस्टेंट भी बोल रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है गाइस। अब क्या होने वाला है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। हमारे पास जो भी कांस्टेंट थे ये आपका जो फॉर्म हुई है होल्ड कर रहे हैं गाइस, इनके पास नॉट इक्वल टू 0 है, इनको हम नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स चाहे तो यहाँ पे बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जो आपके नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स होते हैं जिनको हम नॉन इंटीग्रेबल कांस्टेंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं गाइस तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ स्फीयर, मतलब कि आपके पास एक स्फीयर है उस पर हम क्या कर रहे हैं गाइस, उसके सर्फेस पे एक पार्टिकल को रख दे रहे हैं। तो वहां पे हम अपना चाहें तो इक्वेशन जो आपके पास होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ए होगा गाइस, जो आप स्फीयर जो आप लेके चल रहे थे जहां पे आपने उसके सरफेस पे रखा था अपने पार्टिकल को, तो वहां पे उसका ए क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर आपके पास हो जा रहा है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं तो जो भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं कि स्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस आर की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो कंटेनर वहां पे आप लेके चल रहे हैं गैस वो आपका स्फेरिकल है और उसका रेडियस आर भी आपके पास दे रखा है। तो उसमें जो भी आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वहां पे आप ये देख सकते हैं ना गैस कि हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर आपका जो भी पार्टिकल हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, तो वहां पे उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो वो आपका कैसे हो जाता है गैस, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर आपके पास ये हो जाता है, ठीक है। हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम वहां पे पर्टिकुलरली आपका जो एक तरह से आयत मॉलिक्यूल है, मतलब कि हो सकता है कि मैं फिफ्थ मॉलिक्यूल बोल दूं, सेकेंड मॉलिक्यूल बोल दूं, थर्ड मॉलिक्यूल बोल दो, ऐसा हम चाहे तो लेके चल सकते हैं। तो वहां से जो भी हम डिस्टेंस मेजर करने चलेंगे तो वो आपका आर आई से रिप्रेजेंट करा जाएगा गैस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये चीजें हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस, यहाँ पे क्या है आपके पास सेलेनोमिक कांस्टेंट्स आपके पास ये हो जाता है, ठीक है। सेलेनोमिक कांस्टेंट्स आपके पास क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे ये होता है ना गैस ऐसे कांस्टेंट जो कि आपके टाइम के इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सेलेनोमिक कांस्टेंट्स ये होता है, हमारे पास ऐसे भी कांस्टेंट्स हैं जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होते हैं। तो इस टाइप के कांस्टेंट्स को हम सेलेनोमिक कांस्टेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक पेंडुलम ले लीजिए और पेंडुलम जैसे कि आप एक स्ट्रिंग से बांध के लटकाते हैं ना, तो जो आपकी वो जो स्ट्रिंग थी उसकी आप लेंथ को L नॉट सपोज कर लीजिए, ठीक है। और जो आपके पास स्ट्रिंग थी उसको आप ये ध्यान रखिएगा कि उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब इनएक्सटेंसिबल है वो आपके पास गैस, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप इसको यहाँ पे सेलेनोमिक कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट उसका एग्जांपल बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा गाइस आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
एल नॉट स्क्वायर आपके पास ये हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है ये सब चीजें। नेक्स्ट अगर हम मान लीजिए बात करते हैं गैस, यहाँ पे आपके पास है रेनोमिक कांस्टेंट्स। ये क्या होता है गैस, यहाँ पे हमारे पास ऐसे कांस्टेंट जो कि आपके पास टाइम पे विशेष रूप से वो डिपेंड करता हो। जैसे कि आपने सेलेनोमिक कांस्टेंट देखा, ये टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम था। लेकिन अब क्या होने वाला है, जो रेनोमिक कांस्टेंट है गैस, ये आपका टाइम पे विशेष रूप पे स्पेशली थोड़ा सा डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी कांस्टेंट्स होते हैं इसको हम रेनोमिक कांस्टेंट्स के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल था गाइस ना कि जो हमारा पेंडुलम था उसकी जो लेंथ थी, जो हम लटका रहे थे मान लीजिए वहां पे, तो उसको हम एक इनएक्सटेंसिबल मान लीजिए रख रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंसिबल एक स्ट्रिंग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जो भी उसकी लेंथ है जिसके साथ हमने उसको बांध रखा है वो आपका एक्सटेंसिबल यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आपके डिफरेंसेस यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो आपके बदल जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आपके पास ये हो जाता है। एंड जो आप देख सकते हैं ये जो लेंथ होगा गाइस ना, वो आपका टाइम का वो फंक्शन है, टाइम पे वो डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, वेयर एल टी इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट टाइम टी। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं, ये आपके अलग अलग डिफरेंस यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं कि भाई सब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। कोई टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो कोई नहीं डिपेंड कर रहा है। कोई आपका जो फंक्शन था कोऑर्डिनेट एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू है वो आपका जीरो भी हो रहा है, किसी का नहीं भी हो रहा है। ठीक है, किसी को इंटीग्रेबल बोला जा रहा है तो किसी को नॉन इंटीग्रेबल बोला जा रहा है गाइस। तो ये सारे आपको अलग अलग जो भी डेफिनेशंस है पता होने चाहिए, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बन सकता है, हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है।